हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों का एक युग्म है जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि इसमें दो आवेशों का एक युग्म है, दोनों आवेशों का परिमाण समान होगा। अगर एक आवेश Q है तो दूसरा भी Q होगा, परंतु एक अगर धन है तो दूसरा कैसा होगा? ऋण। तो ये परस्पर समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म है और दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे जाएंगे या कहेंगे अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। ठीक है, ये दूरी काफी कम होती है। इस दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा 2a से। इस दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा? 2a से। तो मैं सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव का डायग्राम बनाता हूं, फिर उसको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, मान लीजिए बेटा ये कोई प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है और इससे थोड़ी दूरी पर कोई एक और चार्ज है। ठीक है, मैंने कहा एक चार्ज प्लस होगा तो एक कैसा होगा? माइनस। एक प्लस तो एक माइनस। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ये इन दोनों को माइनस। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बेटा 2a से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? 2a से। ये जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा 2a से। ठीक है, ये डिस्टेंस काफी छोटा होता है, यूं कहूंगा अल्प दूरी। इसका परास होता है बेटा एंगस्ट्रॉम। इसका परास कैसा होता है? एंगस्ट्रॉम। हम जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम कितने बराबर होता है बेटा? 10 टू द पावर माइनस 10। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 10। तो ये समझिए बहुत छोटा है। डायग्राम इतना बड़ा बनाते हैं पर इमेजिनेशन में रखिएगा, ये बहुत छोटा है, दिखाई भी नहीं देगा लगभग। चलिए, तो ये आपका डाइपोल है। इसके मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु, ये मान लीजिए मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु को हम रिप्रेजेंट करते हैं O से। O ये है इसका मध्य बिंदु। इसको कहते हैं बेटा द्विध्रुव का केंद्र। इसको कहते हैं बेटा द्विध्रुव का केंद्र। द्विध्रुव का केंद्र। द्विध्रुव के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव का केंद्र। मध्य बिंदु की दूरी एक आवेश से a है, दूसरे आवेश से भी क्या होगी? a। ऐसे अगर ये मध्य बिंदु है तो इस आवेश से इसकी दूरी a है, इस आवेश से तो याद रखिएगा ये दूरी क्या होगी? a और ये दूरी भी क्या होगी बेटा? a। टोटल क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, इसे कहते हैं द्विध्रुव का केंद्र। और ये जो मैंने एक्स लाइन बनाई है दोनों आवेशों को मिलाने वाली, इस रेखा को कहते हैं द्विध्रुव की अक्ष। इसको कहते हैं बेटा द्विध्रुव की अक्ष। ये चीज याद रखिएगा। O क्या है? द्विध्रुव का केंद्र। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? द्विध्रुव की अक्ष। द्विध्रुव क्या होता है? दो समान परिमाण विपरीत प्रकृति, एक प्लस एक माइनस आवेशों का युग्म है। ये पूरा युग्म होगा तभी ये द्विध्रुव कहलाएगा। द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव। तो यहाँ दोनों आवेशों को ध्रुव माना गया है। ठीक है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी किससे रिप्रेजेंट प्रदर्शित होती है? 2a से। चलिए बेटा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है।
इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका यूज होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसको बेटा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, आप स्मॉल पी कर सकते हैं इसे, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है बेटा, ये इसका थोड़ा सा यूज है, इसके हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं जस्ट मैथ की फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। इसको पहले मैं लिख देता हूं। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश, कोई भी एक आवेश हो, क्योंकि दोनों आवेश बेटा कैसे हैं, बराबर। वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण, परिमाण लिख देता हूं, इससे प्लस माइनस का काम खत्म हो, परिमाण, परिमाण, परिणाम, परिमाण तथा दोनों आवेशों, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी होती है बेटा, 2a के गुणनफल को, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है बेटा, कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या, किसके बराबर होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। आघूर्ण किसी भी सिस्टम की, किसी भी निकाय की वह विशेषता है जिसके कारण वो घूर्णन गति कर सके। ये आपने थोड़ा सा आघूर्ण पहले पढ़ा हुआ है, अभी आप इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, अभी जितनी जरूरत है हम उतना पढ़ रहे हैं। तो बेटा P बराबर कितना हो जाएगा अपना, P बराबर हो जाएगा कोई एक आवेश, कोई एक आवेश यानी Q और दोनों आवेशों के बीच के दूरी, ये हमारा होता है द्विध्रुव आघूर्ण। इसको लिख सकते हैं 2qa, ये हो गया अपना द्विध्रुव आघूर्ण। ये किसके बराबर होता है बेटा, 2qa, यानी किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए बेटा मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगा रखा है, इसके ऊपर वेक्टर, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि। इसको मैं लिख देता हूं, वैद्युत द्विध्रुव, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश भौतिक राशि है, ठीक है बेटा, जिसकी दिशा, जिसकी दिशा -q से +q आवेश की के तरफ, आवेश की तरफ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसे आपको याद रखना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है और इसकी दिशा किधर होगी, -q से +q की तरफ। यानी कैसे, ये -q है, ये +q है, तो इसके आवेश किधर होगी, दिशा इधर। इसको बना देता हूं मैं, ये P की दिशा किधर होगी बेटा, -q से +q, ये एरो है, ये तो वेक्टर का सिंबल है, तो ये मत सोचिएगा कि वेक्टर की वैसी इधर दिशा है,
ये तो हमेशा इधर ही आएगा किसी भी लेटर के ऊपर, ये इधर है -q से +q। p की दिशा किधर रहेगी हमेशा बेटा, -q से +q। इसका यूज होगा बेटा आगे, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। तो हमें पता चल गई द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। द्विध्रुव आघूर्ण दो एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ये एक सदिश राशि है और जिसकी दिशा किधर होती है, -q से +q की, -q से +q की। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो बेटा यूनिट इसकी क्या बन जाएगी, इसकी यूनिट है कूलम इनटू, ये जिसमें भी हो यूनिट जो भी हो, सेंटीमीटर, मीटर या जो भी, तो मैं लिख देता हूँ कूलम इनटू मीटर। नॉर्मली ये डिस्टेंस कोई बहुत छोटा होता है पर फिर भी अभी यूनिट है तो यूनिट लिख, ठीक है, कूलम इनटू मीटर। चलिए, द्विध्रुव आघूर्ण पर बेस्ड एक एक्सरसाइज में अभ्यास में एक क्वेश्चन दे रखा 1.9, जिससे मैं इसी टॉपिक इसके बाद वाले टॉपिक में कराऊंगा, पर उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है। एक आघूर्ण द्विध्रुव दे रखा है और उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, तो आप उसे कर सकते हैं। मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा इस टॉपिक के साथ। उसमें पूछा है बेटा कि वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है। तो बेटा वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, याद रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये कैसा निकाय है, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों का निकाय है। एक आवेश प्लस है, एक आवेश माइनस है, अगर दोनों को जोड़ें, दोनों का योग करें तो क्या आएगा, 0। एक प्लस है, एक माइनस। तो बेटा द्विध्रुव का कुल आवेश क्या होता है, 0। द्विध्रुव का कुल आवेश या नेट आवेश कुछ भी पूछा जाए तो क्या होगा, 0। तो ये एक्सरसाइज में दे रखा है, एक्सरसाइज 1.9 में, जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसमें द्विध्रुव आघूर्ण भी पूछा है, तो वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात पर आते हैं। देखिए बेटा द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव अक्सर का 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। पर अब इसके बाद जो आने वाला है, जो चीज मैं पढ़ाऊंगा या जिसके जो वो 3 मार्क्स में आता है। वैद्युत द्विध्रुव पर जो भी क्वेश्चन आएगा वो 1 से लेकर 4 मार्क्स तक कुछ भी बन सकता है। नॉर्मली वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत आघूर्ण अगर अकेले अकेले पूछे जाते तो 1-1 मार्क्स में होगा, पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने को आता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण 2 स्थितियों पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आता है, जो कि एक डेरिवेशन है, 2 डेरिवेशन है, और दोनों डेरिवेशन अक्सर कर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। दोनों डेरिवेशन को मैं अभी कराऊंगा। दोनों डेरिवेशन जब भी आते हैं तो 3 मार्क्स में आते हैं। 1 मार्क्स में इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है और 3 मार्क्स का वो डेरिवेशन होता है। कंबाइंड क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का बन जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें 2 स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, फिर उनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। चलिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बेटा वैद्युत क्षेत्र पूछा जाता है। किन 2 स्थितियों में पूछा जाता है मैं देखता हूं। एक पूछा जाता है बेटा द्विध्रुव की अक्षीय बिंदु पर वैद्युत ध्रुव, द्विध्रुव की अक्षीय बिंदु पर, द्विध्रुव की अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। पहला पूछा जाता है कि द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो द्विध्रुव की अक्ष कौन सी है बेटा, अभी हमने देखा था ये क्या है, द्विध्रुव की अक्ष। तो द्विध्रुव की अक्ष का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि आवेशों के मध्य जो स्थित है, इस अक्ष को आगे भी बढ़ाते जाएं तो वो भी क्या होगी, अक्ष। इस अक्ष को मैं अगर आगे बढ़ा दूं
आप बेटा नोट्स बनाते हुए देखिएगा, ये लाइन इसमें ना है, ठीक है। ये अक्ष कहीं तक भी हो सकती है अनंत तक। ये क्या होगी, ये पूरी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाएगी। इसको इधर भी खींच सकते हैं, इसको आप पीछे भी खींच सकते हैं। ये पूरी क्या कहलाएगी, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष। ये पूरी यहाँ से ये सारी द्विध्रुव की अक्ष है। इस बिंदु, इस अक्ष पर कोई बिंदु कहीं पर भी हो सकती है जहां पर हमसे वैद्युत क्षेत्र पूछा जा सकता है। ये एक डेरिवेशन है, एक फॉर्मूला बन ड्राइव होगा, ठीक है। और ये जब भी आता है, ये 3 मार्क्स में आता है और ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसा है बेटा, इंपॉर्टेंट, काफी सालों में आया है, ये 2013 और 14 में कंटिन्यू आया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरा है अक्ष, आप समझ गए होंगे, अक्षीय बिंदु यानी अक्ष पर कोई बिंदु हो। दूसरा है बेटा द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु। द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पहले लिख देता हूं, द्विध्रुव के की निरक्षीय बिंदु, निरक्षीय बिंदु, निरक्षीय बिंदु या बेटा विषुवत तल, विषुवत तल, इसे भी निरक्षीय तल कहूंगा। ये तल के लिए बात हो रही है, विषुवत तल। द्विध्रुव की निरक्षीय तल या विषुवत तल पर वैद्युत क्षेत्र। दूसरा है बेटा इसके निरक्षीय तल, निरक्षीय तल या विषुवत तल पर वैद्युत क्षेत्र। तो बेटा विषुवत तल या निरक्षीय तल क्या है? निरक्षीय तल क्या है मैं बताता हूं। ऐसा तल जो कि द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत हो और उसके केंद्र से गुजरता हो, वो द्विध्रुव का निरक्षीय तल कहलाता है। दोबारा बोलता हूं, कोई ऐसा तल जो द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत हो और उसके केंद्र से गुजरता हो, वो क्या कहलाता है बेटा? निरक्षीय तल या विषुवत तल। पहले मैं इस बात को लिख देता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत तथा उसके केंद्र से गुजरने वाले तल को निरक्षीय तल या विषुवत तल कहते हैं। तो द्विध्रुव की अक्ष देखिए, समझिएगा, यहां मैं बनाता हूं। द्विध्रुव की अक्ष ये ब्लैक डॉटेड लाइन बना रखी है, ये क्या है? द्विध्रुव की अक्ष। द्विध्रुव का निरक्ष इस तल के इस अक्ष के लंबवत, इस अक्ष के लंबवत ऐसे, ठीक है। और ये कहां से गुजरती है? उसके केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से, जो कि उसके केंद्र से, यहां इसको उसके की जगह कर देता हूं द्विध्रुव, तो आपको ज्यादा आसानी है। द्विध्रुव केंद्र से गुजरने वाले तल को हम क्या कहते हैं? निरक्षीय तल। बेटा ये तल है। तल क्या होता है? तल की 2 डायमेंशन होती हैं, 2 विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, उसे कहते हैं तल। रेखा एक ही लाइन में होती है, उसकी एक ही डायमेंशन होती है। जैसे अक्ष क्या थी बेटा? एक लाइन। अक्ष क्या थी? एक रेखा। ये जो अक्ष है ना बेटा, ये एक रेखा है, रेखा, इसे कहते हैं लाइन है। अक्ष जो है रेखा, पर जो आपको ये निरक्ष दिखाई दे रहा है, ये अभी आपको लाइन दिखाई दे रही है। अभी मैंने जो डायग्राम में बनाई है, आपको लग रहा होगा ये लाइन है, पर ये लाइन नहीं है बेटा। ये क्या है? तल। ये तल कैसा तल है? इसे तल कहते हैं। इस तल में लंबाई और चौड़ाई 2 चीजें, तो ये पूरा तल चला है। ये जो बोर्ड है ये एक तल है। क्या है? तल। तल कह लो या प्लेन कह लो। तो बेटा ये तल कुछ ऐसे रखा हुआ है,
ये तल कैसे रखा हुआ, ऐसे, नीचे भी होगा, ऊपर पूरा तल है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ। अब जब आप इधर से देखेंगे तो आपको सिर्फ इतना हिस्सा दिखाई देगा, हाँ, ये पीछे का हिस्सा नहीं दिखाई देगा। तो हम डायग्राम जब 2D 2 डायमेंशन डायग्राम बनाते हैं तो हमें एक सिर्फ लाइन दिखाई देगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये लाइन है डायग्राम में, बुक वगैरह में एक लाइन दे रखी होगी तो आप लाइन मत समझिएगा, ये क्या है, तल, ये क्या है, विषुवत या निरक्षीय तल, ठीक है, ऐसे रखा हुआ। पर सामने से हमें क्या दिखाई देती है, सिर्फ एक स्ट्रिप। तो इसे लाइन मत समझिएगा, इसको क्या मत समझिएगा, लाइन। अगर मैं इसको नीचे तक खींचूं, अगर इसको मैं 3D, इसको कहते हैं बेटा निरक्षीय तल। अगर इसको मैं 3D में बना लूं तो ऐसे समझ सकते हो बेटा, 3D में कैसे बनेगा ये, ये देखिएगा, तो ये देखिएगा ये कुछ तल लग रहा है, ये तल ऐसे नहीं रखा, ऐसे रखा हुआ है। पर बेटा 3D में आपको दिखाने के लिए थोड़ा मैंने आपको दिखा दिया। निरक्षीय क्या होता है, तल। इस निरक्षीय पर किसी भी बिंदु पर स्थित, इस निरक्ष के किसी भी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र पूछा जा सकता है, उसे कहते हैं निरक्षीय तल पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण। तो हमें इसमें 2 डेरिवेशन आएंगे, एक द्विध्रुव की अक्षीय बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र, और द्विध्रुव के निरक्षीय तल पर वैद्युत क्षेत्र। ये दोनों डेरिवेशन है। आज के लेक्चर में इसी टॉपिक में इसको कराऊंगा और इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे कराऊंगा, दोनों को अलग अलग कंटिन्यू लेक्चर्स में कराऊंगा। पहले आज के लेक्चर में ये कराऊंगा, अगले वीडियो में ये कंटिन्यू ये, ठीक है बेटा। तो 1 by 1 हम इन दोनों पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इंक्लूडिंग 1 मार्क्स का इसमें से ऐड किया जाएगा, और टोटल कितने मार्क्स का बनेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, या 5 मार्क्स का भी बन सकता है। चलिए, तो हम 1 by 1 देखते हैं। आप ये समझ गए होंगे ये कैसा तल है, ये निरक्षीय तल। ये कौन सा तल है, ये निरक्षीय तल है। ये एक रेखा होती है, अक्ष कैसी होती है, रेखा, और निरक्षीय तल ये है, क्या होता है, ये अक्ष द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत और उसके केंद्र से गुजरने वाले तल को हम कहते हैं निरक्षीय तल। चलिए, अब हम देखते हैं द्विध्रुव की अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। मैंने आपको अभी अभी बताया वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव 2 समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों का एक युग्म होता है, जो कि परस्पर अल्प दूरी 2a पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, एक आवेश प्लस है, एक माइनस है, और इन दोनों के बीच की दूरी 2a है। ये दूरी आप इमेज कीजिएगा, छोटी है। अभी मैंने डायग्राम में तो बड़ा बनाया है जिससे आपको दिखाई दे, काफी छोटी है। अब इस द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय बिंदु यानी इसके अक्ष पर स्थित, ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है ये बेटा अक्ष है। ये क्या है, द्विध्रुव की अक्ष, द्विध्रुव की अक्ष। इस द्विध्रुव के अक्ष पर कहीं पर भी कोई बिंदु हो सकते हैं, वहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उस वैद्युत क्षेत्र के लिए अभी हम एक रिजल्ट निकालेंगे, हमें एक परिमाण मिलेगा, मतलब ये कहेंगे फॉर्मूला मिलेगा। उस फॉर्मूले को डायरेक्ट रख के हम किसी भी बिंदु, अक्ष के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकेंगे। चलिए, तो उसे ही करना शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, देखिएगा। मैंने सबसे पहले माना बिंदु P द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर प्लस q आवेश की तरफ द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित है। मैंने माना है कोई बिंदु P है जो कि द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर है,
द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर है ये P बिंदु, ठीक है। और किस तरफ है ये, प्लस क्यू आवेश की तरफ। ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सके तो आप इसी तरीके से कीजिएगा। बिंदु को किधर मान लीजिएगा, प्लस क्यू की तरफ। चलिए, प्लस क्यू आवेश की तरफ बिंदु P है, ठीक है, और ये द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित है। हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए मैं आपको बता दूं, ये सेम इसका प्रोसेस या मेथड सेम उदाहरण 1.9 या कहेंगे अभ्यास 1.8, मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे आपको वैद्युत क्षेत्र के, हैं, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र के 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए थे, उदाहरण 1.9 और अभ्यास 1.8। सेम उसी मेथड पर बेस्ड है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें नहीं है उस क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन थी। वहां पर हमने किया था बेटा, ये एक सिस्टम है, एक निकाय है द्विध्रुव, इसके एक आवेश के कारण पहले वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर दूसरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर उनको क्या करेंगे, सदिश योग कर देंगे उनका, बस निकल गया P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। किसके कारण, द्विध्रुव के कारण, और यही हम यहाँ पर करने वाले। तो मैं शुरुआत करता हूँ। तो बेटा P पर वैद्युत क्षेत्र सबसे पहले हम किसकी वजह से निकालेंगे, Q की वजह से। तो मैं लिखता हूँ बिंदु P पर प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र। बेटा इसको डिनोट कर देता हूं E प्लस क्यू से। किससे डिनोट कर दिया, E प्लस क्यू से। तो E प्लस क्यू ये बिंदु आवेश है बेटा, हैं, तो E प्लस क्यू के लिए, E प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है, प्लस क्यू, प्लस माइनस लेते नहीं, जब वेक्टर सदिश राशि निकाल रहे होते हैं तो प्लस माइनस आवेशों में नहीं लेते, ठीक है। बीच की दूरी, ये आवेश और इस बिंदु, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो हमें दूरी चाहिए बेटा प्लस क्यू आवेश से P तक की। तो ये दूरी कितनी होगी, देखिएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस है R, R में से अगर a माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस निकल आएगी, ओके बेटा। तो ये वाला डिस्टेंस है R माइनस a, और यहाँ क्या आएगा, तो ये बेटा P बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, क्या आ गया, परिमाण है। अब ये डिस्टेंस याद रखिएगा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, R, हमें चाहिए कितनी थी, प्लस क्यू से P तक की, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, R में से a माइनस कर दिया तो ये डिस्टेंस मिल गया R माइनस a और स्क्वायर। चलिए अब इसकी डायरेक्शन की बात करें कि प्लस क्यू की वजह से P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो देखिएगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा याद करने के लिए हम क्या मानते थे, परीक्षण आवेश। क्या मान लेते थे, परीक्षण आवेश। ये कोई परीक्षण आवेश मान लिया, एज्यूम करते थे, ठीक है। तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, परीक्षण आवेश हमेशा कैसा होता है, धनात्मक। तो ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस वाला प्लस वाले को किधर भगाएगा, इधर, तो इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर। दूसरी भाषा मैंने एक नोट भी लिखाया था, प्लस की वजह से बाहर की ओर होती है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, ऐसे बाहर की ओर। ये है बेटा E प्लस क्यू, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर। तो अब इसकी दिशा लिखनी है, तो इसकी दिशा लिखने के लिए मेरे पास एक वेक्टर और होता है, वो वेक्टर होता है द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, जिसको मैंने आपको बताया था P की दिशा किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, P की दिशा किधर होती है बेटा, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज का, और इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P को कहते हैं बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसकी दिशा हम लिख सकते हैं, P की दिशा किधर है, इधर, E की दिशा किधर है, इधर मेरी तरफ, तो इसको दिशा दे सकते हैं बेटा P। ये क्या हो गया, P। अब अगर यहाँ डायरेक्शन मिल गई तो यहाँ वेक्टर लगा, इसको नाम दे दिया इक्वेशन
1। इसको नाम दे दिया बेटा इक्वेशन 1। नाउ अब बेटा P पर एक और वैद्युत क्षेत्र होगा, किसकी वजह से? -q की वजह से। +2 के लिए निकाल लिया, अब -q की वजह से वैद्युत क्षेत्र। तो बिंदु P पर -q के कारण वैद्युत क्षेत्र, बेटा इसको डिनोट कर दिया मैंने E - q से। इसको डिनोट कर दिया बेटा किससे? E - q से। तो अब E - q निकालते हैं। तो बिंदु आवेशी है E - q इक्वल टू 1/4πε0। एक आवेश, वो आवेश कितना है? माइनस। परिमाण आता है, मैंने कहा था सदिश राशि निकालते हुए प्लस माइनस नहीं लेंगे आवेशों। तो ये आवेश q, दूरी -q चार्ज से P तक का डिस्टेंस कितना होगा? देखिएगा बेटा, यहाँ गौर कीजिएगा। -q चार्ज से P तक का डिस्टेंस, देखिए O से P तक का डिस्टेंस है r, इसमें ये डिस्टेंस और ऐड कर दें तो यहाँ से लेकर P तक का डिस्टेंस आ जाएगा। इट मींस ये डिस्टेंस है r में a और ऐड कर दें तो क्या निकल जाएगा? -q से P तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस होगा बेटा r + a और इसके ऊपर तो ये आ गया -q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण। अभी दिशा नहीं लिखी। दिशा ज्ञात करने के लिए सेम फंडा, ये माइनस चार्ज है, वहां पर परीक्षण चार्ज पॉजिटिव है, माइनस प्लस वाले को क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करेगा या अपनी तरफ खींचेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा -q के कारण क्या होगी? अंदर की या ऐसे। ये इस एरो को या इस वेक्टर को थोड़ा छोटा दिखाऊंगा, इस वाले के कंपेयर से छोटा दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि बेटा E - q E + q से छोटा है, क्योंकि E - q P के ज्यादा पास रखा है और E - q चार्ज P से दूर रखा है, तो दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र कम होगा। तो बेटा E - q छोटा होगा और E + q बड़ा होगा। इसको मैंने एरो में दिखा दिया, ये लंबा एरो, ये छोटा है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या लिख सकता हूं बेटा? अब इसकी दिशा है उधर और हमारे पास दिशा है P की दिशा है इधर। तो मैं इसके लिए P का विपरीत सदिश ले सकता हूं, अपोजिट वेक्टर। तो P का विपरीत सदिश होता है बेटा -p, तो इसको डायरेक्शन में लिख सकता हूं -p के। ये हो गया और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब हमारे पास इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से, अलग अलग चार्जेस की वजह से वैद्युत क्षेत्र आ गए। ये दोनों वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर। अब हमें परिणामी निकालने के लिए क्या करना होगा? इन दोनों को सदिश जोड़ दीजिए तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। तो मैं लिखता हूं P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, इसको डिनोट कर देता हूं बेटा EP से। इसको डिनोट कर दिया EP से। तो EP को लिखने का तरीका क्या? वेक्टोरियल EP बराबर E + q प्लस E - q ऐसे। अब इनको वेक्टोरियल ऐड करना। क्या करना बेटा? वेक्टोरियल ऐड करना। तो यहां पर EP इक्वल टू E + q क्या है? ये देखिए बेटा, वैसे तो नॉर्मली आप देख रहे होंगे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे से विपरीत है, ये विपरीत है। तो हमें मालूम है P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, यानी ये कौन होगा? +q में से E + q में से E - q माइनस कर देंगे क्योंकि ये विपरीत दिशा में। और दिशा किसकी मिलेगी? दिशा उसकी मिलेगी जो ज्यादा होगा। ज्यादा कौन है? E + q। तो इसका परिणामी इन दोनों के अंतर के बराबर होगा और उसकी दिशा किधर होगी? +q की तरफ। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। इसको ही कैसे करते हैं देखते हैं। E + q है बेटा 1/4πε0 q अपॉन r - a का स्क्वायर, ठीक है। इस पर वेक्टर है बेटा P कैप, इस पर वेक्टर है P कैप।
प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर, और इस पर वेक्टर है बेटा माइनस P के, है ना। अब इसमें से एक कुछ चीजें कॉमन लेकर लिख रहा हूं, EP इक्वल टू 1/Q/4πε0, ये मैंने बेटा कॉमन लिखा। ओके, तो अंदर बचा 1/R माइनस A का स्क्वायर। P को भी कॉमन ले लिया, P को भी मैंने क्या ले रखा है, कॉमन, यूं समझ लीजिए। यहाँ P एक माइनस है, एक प्लस है, तो ये P बाहर आ गया। इसका जो P था ये यहाँ माइनस आ गया, यहाँ 1/4πQ/4πε0 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा R प्लस A का स्क्वायर। ओके बेटा, ये माइनस कहाँ से आ गया, ये माइनस आगे भी आ सकता है, मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा दी है जिससे आप समझ सकते, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ये P है। ओके बेटा, या ये कहें ये अपोजिट डायरेक्शन में थे, सिंपल फट जाते, डायरेक्शन किसकी मिलती, E प्लस क्यू वाले की, क्योंकि E प्लस क्यू बड़ा, ऐसे लिख सकते। चलिए ना, E प्लस P Q/4πε0, ये बेटा एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, ये क्या ले लिया, एलसीएम। R माइनस A का स्क्वायर और R प्लस A का स्क्वायर, ये मैंने कॉमन ले लिया, बहुत सॉरी एलसीएम ले लिया। तो यहाँ क्या आएगा, R प्लस A, यहाँ क्या आएगा, R माइनस A। तो पहले R प्लस A को अगर मैं खोल के लिखूं तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2R A, ओके बेटा। और अब R माइनस A इधर आएगा, बीच में साइन कैसा है, माइनस, तो इधर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, या ऐसे कर देता हूं, चलिए यहाँ आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2R, ओके बेटा। एक लाइन मैंने बढ़ा दी, कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाए तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहां से देखो बेटा, R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है, A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होते प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, 4 आ गया, और ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ये और ये कैंसिल हो, मैं ऐसे क्रॉस करके नहीं लिख रहा, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, ये कैंसिल हो गए और ये दोनों ऐड हो गए। तो इधर याद रखिएगा, इधर से हम इधर आए हैं, अब EP इक्वल टू Q/4πε0, ठीक है। इधर बचा 2RA 4RA, ये हो जाएगा बेटा 4RA अपॉन, ये दोनों चीजों को बेटा क्या लिखा जा सकता है, एक प्लस में है एक माइनस में है, ये हो जाता है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, देखिएगा क्या लिखा, इसको लिख सकते हैं बेटा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। इन दोनों को R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर लिखा जाता है, स्क्वायर दोनों का ऊपर, डायरेक्शन P, चल, तो ये हमारा आ गया रिजल्ट। अब इसमें भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, हमें एक चीज मालूम है, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है बेटा
2QA। P बराबर होता है Q इंटू 2A या 2QA। P बराबर होता है हमें पता है P बराबर क्या होता है 2Q। P बराबर 2Q। तो बेटा यहां पर देखिएगा 4QA है, इसमें से 2QA से क्या बना लेते हैं हम P। तो यहां क्या बचेगा EP इक्वल टू Q, ये आ गया, इसमें से 4 में से 2 आ गया, तो पहले तो इसको 1/4 पर ऐसा लेना, ये लिखा। यहाँ पर बचेगा 2Q आ गया, A भी इसमें आ गया, इंक्लूड हो गया, यहाँ बचा 2PR और नीचे बचेगा R² माइनस A। समझ गए ना बेटा? यहाँ से क्या कर दिया 2QA बराबर क्या लिख दिया हमने P। डायरेक्शन क्या होगी इसकी P। इसकी डायरेक्शन क्या चल रही है P। नाउ तो यह हमारा रिजल्ट हो गया, यह हमारा क्या हो गया बेटा रिजल्ट है। इसको मैं थोड़ा अच्छी बात तरीके से लिख देता हूं 2PR अपॉन R² माइनस A²। ठीक है बेटा? P। आप इस रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं। अब इसको मैं और शॉर्ट करने वाला हूं। ये रिजल्ट बेटा आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है। एक रिजल्ट और है जो हम एजम्पशंस मानते हैं, और अक्सर कर डेरिवेशन में भी ये बात लिख के दे देते हैं। यदि ये P जो पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, ये A की तुलना में बहुत दूरी पर हो, या ये कहें P जो पॉइंट हो वो द्विध्रुव के केंद्र से अत्यधिक दूरी पर स्थित हो, तो हम उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में बता देता हूं मैं, यहां पहले लिख देता हूं। यदि R वेरी ग्रेटर देन A, R A से बहुत बड़ा हो, R A से क्या हो बहुत बड़ा, तो उस केस में तो हर से अंश और हर, अंश ऊपर हर नीचे, तो ये वो वाला हर है। हर से A को R की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। ठीक है बेटा? मैंने लिख दिया है A को नगण्य मान। अगर R A से बहुत बड़ा है तो यहां पर देखिएगा बेटा, यहाँ R है, R बहुत बड़ा हो A की तुलना में, तो क्या होगा R में से A को घटाएं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि R बहुत बड़ा है, A बहुत छोटा है, स्क्वायर कर दिया तो और भी छोटा हो जाएगा, तो इसके इस रेशो इस वैल्यू पर कोई बहुत बड़ा कंसिडरेबल फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहीं से मैंने लिखा है, तो हर में से, ये हर है बेटा, ये ऊपर का अंश है, हर में से A² को हम नगण्य मान लेते हैं। A² को नगण्य का मतलब 0 मान लेते हैं। तो अगर इसको 0 मान लें, यहाँ पर बेटा स्क्वायर, इसको 0 मान लें, तो ये रिजल्ट हो जाएगा EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P R अपॉन, नीचे बचेगा बेटा R⁴, ऊपर क्या बचेगा R⁴, नीचे R⁴, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो R² R4। ठीक है, ये हो गई P। R से एक R कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा क्यूब, बस हमारा रिजल्ट आ गया। EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R3। डायरेक्शन P, ये हमारा रिजल्ट है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी ये है कि आप इसे स्टैंडर्ड याद रखें तो अच्छी बात है। बोर्ड एग्जाम में इससे काम चल जाएगा।
क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो जब भी आएगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाता है अक्सर कर, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अत्यंत दूरी पर स्थित किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। वो उसमें भी क्वेश्चन में भी लिख देते हैं अत्यंत दूरी पर, अदरवाइज नहीं भी लिखा हो तो आप ये समझिएगा हमें अत्यंत दूरी तक के लिए रिजल्ट लाना है। आप इसी रिजल्ट को याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। आप याद अगर इसे रखते हैं तो मालूम है ये वाला रिजल्ट लाने के लिए बस a बराबर क्या रख देना 0, अपने आप याद रहेगा, तो कोई भी आप इसमें से याद रख सकते हैं, हालांकि इसके सीधा इस्तेमाल आपको करना है। तो ये है बेटा अपना द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ये EP इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन r, 2p अपॉन r, डायरेक्शन P, यानी P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब कभी भी आप लगाएंगे फॉर्मूला सीधा यहाँ पर लगा दीजिएगा, E कितना निकला करेगा, EP कितना निकला करेगा 1/4πε0 2p अपॉन r, और डायरेक्शन इसकी हमेशा P की डायरेक्शन हुआ करेगी, जो भी इसकी डायरेक्शन हुआ करेगी P की डायरेक्शन में होगी, तो उसके लिए आप यहाँ लिख सकते हो P कैप है, आप यहाँ P कैप रख सकते हो, अदरवाइज इसके ऊपर भी वेक्टर लगा सकते हैं, P कैप भी लिख सकते हैं, या मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप जैसा बुक में कई जगह ऐसे लिखा, बात एक ही है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की जगह वहां पर जब सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो हम उसी के ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं, हमें बाद में कोई उस फिजिकल क्वांटिटी का, उस भौतिक राशि का एकांक सदिश लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए पर मैं उसी फॉर्म में लिख देता हूँ, P के। अब ये बिंदु बेटा P इधर साइड पर भी हो सकते हैं, एक्स पर, इधर कहीं भी, इस साइड पर भी कहीं भी एक्स हो सकते हैं, ये आगे बढ़ाते हैं, तो ये रिजल्ट दोनों स्थितियों के लिए वैलिड है, ठीक है। इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा लगाइएगा, डायरेक्शन हमेशा P की डायरेक्शन रहेगी, P मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, -q से +q, ये हमारा अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है बेटा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है जो गौर कीजिएगा बेटा, जिसको मैं उस कॉर्नर पर थोड़ा सा कर देता हूं, आप अलग से नोट्स में लिखिएगा बेटा, इसके नोट्स बनाते चलिएगा ऐसे एक सेम वे में, ठीक है ना, क्योंकि आपके हाथ के बने हुए नोट्स आपको बाद में बहुत समझ आएंगे। आप देखिएगा मैंने बोर्ड पे जितना भी लिख दिया सब इंपॉर्टेंट है, सारे लेक्चर्स का आप एक नोट्स बनाते जाइएगा, जब एक पूरे चैप्टर के नोट्स बन जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, वो नोट्सों से आपको बड़ा आसानी से समझ आया करेगा, और सेम वही है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ये बेटा 2013 और 14 में कंटिन्यू आया, ये बेटा यूपी बोर्ड 2013 एंड 2014 में, और कई स्टेट बोर्डों में ये कंटिन्यू आता है, कोई वो नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताता हूं यहाँ पर, देखिए बेटा पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज स्टेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, E = 1/4πε0 Q/r², ये होता था। इट मीन्स यहां पर ये क्या होता था, पॉइंट चार्ज, ये है बेटा पॉइंट चार्ज, छोटे जगह कम है बेटा, मुझे कहा, ठीक है चलो, तो यहां पर आप ऐसे समझिए E ∝ 1/r, यहां पर जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, क्या होता है, जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र आया है द्विध्रुव के कारण,
जो द्विध्रुव के कारण आया ये आया बेटा 1/4πε0 2p अपॉन RQ। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर E P कर देगा, ये द्विध्रुव के कारण, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र 1/RQ। इट मीन्स द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इट मीन्स वैद्युत क्षेत्र के कारण दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र में बहुत अधिक कमी होगी और बिंदु आवेश के कारण थोड़ी कम होगी, या ये कहें बिंदु आवेश के अपेक्षा द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कम पाया जाएगा या उसमें ज्यादा कमी होगी। ठीक है बेटा, तो क्योंकि ये घन के व्युत्क्रमानुपाती है, ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो इसमें ज्यादा कमी होगी दूरी के साथ, इसमें कम कमी। ये हमारा है बिंदु आवेश, ये है अपना बिंदु आवेश के कारण, और ये है बेटा द्विध्रुव के कारण। तो इस बात को आप थोड़ा सा याद रखिए, ये बिंदु आवेश है और ये द्विध्रुव। चलिए अब इसके बाद दूसरा डेरिवेशन है इसी का, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवत तल या निरक्षीय तल पर वैद्युत क्षेत्र। चलिए